नमस्कार। आज हमारे श्रोतों में एक ऐसी कहानी है जो सुनने में तो किसी बिजनेस केस स्टडी जैसी लगती है, पर है एक लोक कथा। हाँ, और ये कहानी है अंधार नाम के एक साम्राज्य की। और ये बाहर से देखने पर तो एक बहुत ही अमीर और क्या कहते हैं, ताकतवर राज्य था। जहाँ जश्न कभी रुकते ही नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे एक बहुत ही भयानक सौदा छिपा हुआ था। एक श्राप, एक ऐसा श्राप जो हर 5 साल में राजा को सीधे मौत के मुंह में धकेल देता था। हाँ, और ये सौदा हुआ था एक राक्षस से जिसका नाम था कारबंधन। बात बहुत पुरानी है, जब अंधार में एक भयानक अकाल पड़ा था। अच्छा। और भूखमरी से बचने के लिए, मतलब हालत बहुत खराब थी, तो गांव के बुजुर्गों ने इस काली शक्ति को पुकारा और उसने मदद तो की, लेकिन बदले में एक शर्त रखी। और शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि अंधार का जो भी राजा बनेगा वो 5 साल तक पूरी अय्याशी करेगा। पूरी अय्याशी मतलब उसे असीमित दौलत मिलेगी, ताकत मिलेगी, हर सुख मिलेगा, कोई कानून, कोई नियम उसे छू नहीं सकता था। वो एक तरह से 5 साल के लिए भगवान जैसा था। लेकिन इसमें कोई तो पेच होगा। पेच ये था कि जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, 6ठे साल के पहले ही दिन उस राजा को घसीटकर पास के मृत्यु वन में फेंक दिया जाएगा। मृत्यु वन? हाँ, एक ऐसा घना काला जंगल जहां ना खाना, ना पानी, ना हथियार, और जहां से आज तक कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया था। यानी 5 साल की बादशाहत और उसके बाद निश्चित मौत। बिल्कुल। तो इसी वजह से अंधार में एक बहुत ही अजीब सिलसिला शुरू हो गया होगा, है ना? हाँ, हर 5 साल में एक नया राजा चुना जाता। वो जानता था कि उसका अंत क्या होने वाला है, तो वो इन 5 सालों में सिर्फ राज्य को लूटता, लोगों पर जुल्म करता और अपनी तिजोरियां भरता। उसके लिए प्रजा या राज्य का भविष्य कोई मायने ही नहीं रखता था। बिल्कुल, उसकी सोच यही थी, जब मुझे मरना ही है तो मैं दुनिया की सारी दौलत का मजा क्यों ना लूं। और इसी वजह से राज्य बस नाम का अमीर रह गया था, अंदर से पूरा खोखला हो रहा था। और हर नया राजा शायद पिछले वाले से भी ज्यादा बेरहम होता होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर एक दिन इस पूरे खेल का पासा ही पलट गया। और वो पलटा एक लड़के की वजह से, समीर। हाँ, जिसे लोग सैमी भी कहते थे। वो एक आम सा लड़का था, लेकिन उसकी एक आदत उसे बाकियों से अलग बनाती थी। क्या? उसे सवाल पूछना और सोचना बहुत पसंद था, और किस्मत से उसे ही अगला राजा चुन लिया गया। जब दरबार में उसका राज तिलक हुआ होगा तो सब यही सोच रहे होंगे कि ये लड़का भी बाकियों की तरह ही निकलेगा। सब यही सोच रहे थे, लेकिन राजा बनते ही समीर ने जो पहला सवाल पूछा, उसने सबको चौंका दिया। क्या पूछा उसने? उसने पूछा, क्या मेरे पास भी सिर्फ 5 साल हैं? वाह! और जब उसे जवाब हाँ में मिला, तो उसने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने लिए होने वाली आलीशान दावतों को मना कर दिया, महंगे कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। और अपना पहला साल अय्याशी में नहीं बल्कि राज्य के हिसाब किताब के कमरों में बिताया। उसने अपने सारे खजांचियों और सलाहकारों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे एक बच्चे की तरह समझाओ, हमारे पास कितना पैसा है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। ये सुनने में तो बहुत मामूली बात लगती है। लेकिन यहाँ बात क्या की नहीं, कैसे की है। ज्यादातर लोग या तो डर के मारे आंकड़ों को देखते ही नहीं, या फिर बस ऊपरी तौर पर देखते हैं। समीर ने हर एक सिक्के का पीछा किया। उसे ये पता लगाना था कि क्या राज्य की अमीरी सिर्फ एक दिखावा है या सच में कुछ उत्पादन हो रहा है। बिल्कुल, ये वो कड़वा सच है जिसे जानने की हिम्मत ज्यादातर लीडर नहीं करते, कि असली ताकत आपके बैंक बैलेंस में नहीं, आपकी बैलेंस शीट की गहरी समझ में है। इसे कहते हैं आंकड़ों की स्पष्टता। ये बात तो है, हम अपनी जिंदगी में भी यही गलती करते हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेते हैं, पर हमारे पास अपना ही डेटा नहीं होता कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। सही बात है। खैर, तो पहले साल उसने पूरी जानकारी इकट्ठी की, फिर दूसरे साल में उसने कुछ और भी अजीब करना शुरू किया। हाँ, और ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। वो हर रोज कुछ लोगों को, कभी 1, कभी 2, कभी 10, राज्य से बाहर भेजने लगा। बिना कुछ बताए? किसी को कुछ नहीं बताया गया कि उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है या क्यों। एक मिनट, ये तो पागलपन जैसे लगता है। कोई भी राजा अपनी प्रजा को, अपनी ताकत को कम क्यों करेगा? दरबार में लोगों ने क्या कहा होगा? सब यही सोच रहे थे कि ये राजा तो सनकी है। उसके सलाहकारों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। कहा, महाराज, आप हमारी ताकत कम कर रहे हैं, हमारा टैक्स कम हो रहा है। लेकिन समीर ने किसी की नहीं सुनी। नहीं, वो चुपचाप अपना काम करता रहा। उसकी डायरी में सिर्फ एक हिसाब था, आज 10 लोग गए, कल 12। वो क्या कर रहा था इसका खुलासा बहुत बाद में हुआ, लेकिन वो अनजाने में एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहा था। कौन सा सिद्धांत? ये है कंपाउंडिंग की असली ताकत।
मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत। लेकिन सिर्फ पैसों के लिए नहीं, ये आदतों और कर्मों का चक्रवृद्धि ब्याज था। अच्छा, जैसे घड़े में बूंद बूंद से पानी भरता है। हाँ बिल्कुल, और किसी को पता भी नहीं चलता कि कब वो लबालब हो गया। समीर ने वैसे ही हर रोज कुछ लोगों को भेजकर एक पूरे नए समाज की नींव रख दी थी। किसी का ध्यान भी नहीं गया क्योंकि हर दिन का बदलाव बहुत मामूली था। वाह, ये नजरिया तो दिलचस्प है, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ खतरा भी है। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए निरंतरता और सब्र चाहिए। और असल जिंदगी में यही तो सबसे मुश्किल होता है ना। हाँ, हम 2 हफ्ते कुछ करते हैं, नतीजा नहीं दिखता और हम छोड़ देते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कंपाउंडिंग गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। समीर की कहानी का असली सबक यही है। उसके पास 5 साल की डेडलाइन थी, इसलिए उसके पास सब्र ना करने का कोई विकल्प ही नहीं था। वो जानता था कि हर दिन जरूरी है। हाँ, खैर उसने लोगों को भेजना तो शुरू कर दिया था, लेकिन वो ये भी जानता था कि सिर्फ लोगों को भेजना काफी नहीं है। अगर वो वहां जाकर कुछ कर ही ना पाए तो? एक अकुशल व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी तो अकुशल ही रहता है। मतलब उसे सिर्फ लोग नहीं बल्कि काबिलियत भेजनी थी। बिल्कुल। और यहीं से उसकी योजना का तीसरा और सबसे अहम चरण शुरू हुआ। तीसरे साल में समीर ने राज्य में ट्रेनिंग सेंटर बनवाए। ट्रेनिंग सेंटर? हाँ, उसने लोगों को हुनर सिखाना शुरू किया। किसी को उन्नत खेती, किसी को लोहार का काम, किसी को सड़कें और घर बनाना। उसने लोगों को सिर्फ भेजा नहीं, उन्हें सक्षम बनाया। क्योंकि सक्षम लोग ही एक मजबूत समाज बना सकते हैं। सही कहा। और यही तीसरा सबक छिपा है, रुतबे से ज्यादा हुनर को महत्व देना। ये तो बहुत गहरी बात है। उसका राजा का रुतबा तो 5 साल में खत्म हो जाना था। हाँ। लेकिन लोगों को दिया गया हुनर हमेशा उनके साथ रहने वाला था। यही उसकी सोच थी। रुतबा अस्थायी होता है, काबिलियत स्थायी। उसने कुशल कारीगरों की फौज तैयार की और फिर उन्हें दूसरे राज्यों में काम करने और पैसा कमाने के लिए भेजना शुरू किया। ये सैनिक नहीं थे, ये वो लोग थे जो मूल्य पैदा कर सकते थे। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। पहले साल में डेटा, दूसरे साल में लोगों को भेजना शुरू किया और तीसरे साल में उन्हें काबिल बनाया। और इसका नतीजा भी दिखने लगा होगा। नतीजा उम्मीद से बेहतर था। ये हुनरमंद लोग जब दूसरे राज्यों से पैसा, औजार, अच्छी किस्मों के बीज, नई तकनीक ये सब कमा कर लाते तो अंधार की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी। लेकिन यहाँ समीर ने एक और दाव खेला। वो इस कमाई को राज्य के पुराने खजाने में जमा नहीं कर रहा था। तो फिर क्या कर रहा था? वो इन लोगों को और इस सारे सामान को धीरे धीरे उसी मृत्यु वन की ओर भेजने लगा। क्या? उसी जंगल में जहां उसे खुद फेंका जाना था? ये तो खुदकुशी करने जैसा है। वो अपनी सबसे कीमती संपत्ति को मौत के मुंह में क्यों भेज रहा था? क्योंकि वो उस जगह के बारे में वो जानता था जो कोई और नहीं जानता था। क्या मतलब? पहले साल जब वो हिसाब किताब देख रहा था, उसने उस जंगल के पुराने नक्शे और दस्तावेज भी निकलवाए थे और उसे पता चला कि वो जंगल श्रापित नहीं है, बस बहुत घना और दुर्गम है। लोगों का डर ही उसका सबसे बड़ा श्राप था। और यहीं समीर की योजना का सबसे शानदार हिस्सा सामने आता है। उसने सिर्फ लोग नहीं भेजे, उसने एक सिस्टम का बीज भेजा। सिस्टम का बीज? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उसने वहां सिर्फ किसान या लोहार नहीं भेजे। हर समूह के साथ एक नेता था, एक शिक्षक था और एक व्यक्ति जो हिसाब किताब रख सके वो भी था। एक छोटा आत्मनिर्भर स्टार्टअप विलेज जैसा कुछ? बिल्कुल, जिसे धीरे धीरे बड़ा करना था। वो पुराने राजाओं की तरह पैसा जमा नहीं कर रहा था, वो पैसा बनाने वाला एक नया सिस्टम बना रहा था। और उसने सिर्फ किसानों पर निर्भर नहीं रहा होगा? नहीं, उसने लोहार, शिक्षक, वैद्य सबको भेजा ताकि अगर एक काम ना चले तो दूसरे कामों से आमदनी होती रहे, यानी आय के कई स्रोत। चौथे साल के अंत तक उस जंगल के अंदर एक छोटा फलता फूलता समाज अपनी जगह बना चुका था। अविश्वसनीय। वो जंगल जिसे मौत का प्रतीक माना जाता था अब जीवन का केंद्र बन रहा था। और फिर आया 5वां साल। यहाँ कहानी में एक भावनात्मक मोड़ भी आता है। हाँ, पहली बार अंधार के इतिहास में ऐसा हो रहा था कि किसी राजा के जाने पर लोग दुखी थे, रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका अच्छा राजा अब उन्हें छोड़कर मौत के मुंह में चला जाएगा। हाँ, लेकिन समीर मुस्कुरा रहा था। जब सैनिक उसे मृत्यु वन की तरफ ले जा रहे थे तो पूरी प्रजा उदास खड़ी थी। उसके पीछे जाने की हिम्मत सिर्फ एक अर्जुन नाम के लड़के ने की। और फिर क्या हुआ? जैसे ही वो जंगल के गेट के पार पहुंचे, अर्जुन ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। क्या देखा उसने? वहां मौत का सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक जश्न हो रहा था। वहां एक नया खुशहाल राज्य बस चुका था और गांव के वही लोग जिन्हें समीर ने पिछले 4 सालों में भेजा था, अपने राजा का ढोल नगाड़ों से स्वागत कर रहे थे। वाह, वो मृत्यु वन नहीं था,
वो तो मोक्ष का राज्य था। बिल्कुल, तो ये थी उसकी पूरी योजना। कमाल है। हाँ, समीर ने अर्जुन को सब समझाया और उसने एक और जरूरी बात बताई जो शायद इन सब सबकों की नींव है। क्या? उसने अपनी जरूरतों से कम में जीकर सारा पैसा और संसाधन इस नए राज्य को बनाने में लगा दिया था। वो चाहता तो अय्याशी कर सकता था, पर उसने सादा जीवन चुना क्योंकि उसका लक्ष्य बड़ा था। उसने अपने आज के सुख का त्याग किया ताकि एक बेहतर कल का निर्माण कर सके। हाँ, ये वित्तीय अनुशासन का मूल मंत्र है, जो कहना सबसे आसान और करना सबसे मुश्किल है। और यहाँ पर आखिरी और सबसे शक्तिशाली सबक आता है, नहीं? हाँ। वो 5 साल की समय सीमा। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। जहां बाकी राजाओं के लिए वो 5 साल एक मौत की सजा थे, एक अंतहीन इंतजार, वहीं समीर के लिए वो 5 साल की प्रतिबद्धता वाली खिड़की थी। बिल्कुल सही। उसके पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। उसे ये सब 5 साल में ही करना था और इसी मजबूरी ने, इसी समय सीमा ने उसे कामयाब बनाया। अक्सर जब हमारे पास अनंत समय होता है तो हम काम टालते रहते हैं, कल कर लेंगे। लेकिन जब एक मजबूत नॉन नेगोशिएबल डेडलाइन होती है तो हमारी पूरी ऊर्जा और रचनात्मकता उस लक्ष्य को पूरा करने में लग जाती है। सही कहा। समीर के लिए वो श्राप ही वरदान बन गया। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़े तो एक पूरी रणनीति सामने आती है। हाँ, सबसे पहले आंकड़ों की स्पष्टता से कड़वी सच्चाई का सामना करना, फिर अपनी जरूरतों से कम में जीकर संसाधन बचाना, और उन संसाधनों को चक्रवृद्धि की ताकत से लगातार निवेश करना। हाँ, और ये निवेश सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि लोगों के हुनर में करना, क्योंकि हुनर रुतबे से बड़ा है। और इस हुनर से आय के कई स्रोत खड़े करना, एक पूरा सिस्टम बनाना। और इस सब को एक तय समय सीमा में कर गुजरने का अनुशासन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो वित्तीय स्वतंत्रता और जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का एक पूरा रोड मैप लगता है। बिल्कुल, हर सबक अपनी जगह पर जरूरी है, लेकिन जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो असंभव भी संभव लगने लगता है। इस सोचना ही कितना अद्भुत है कि एक काल्पनिक कहानी हमें असल जिंदगी के लिए इतने गहरे और व्यवहारिक सबक दे सकती है। सबसे बड़ी बात जो मुझे प्रभावित करती है वो ये है कि कैसे एक सीमा को, एक अंत को, यानी 5 साल की उस डेडलाइन को ही सबसे बड़ी ताकत बना लिया गया। अक्सर हम अपनी सीमाओं को अपना दुश्मन मान लेते हैं, जबकि शायद वही हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी विचार के साथ छोड़ जाती है कि असली आजादी किसी श्राप से भागने में नहीं है, बल्कि उस श्राप की शर्तों को ही इस्तेमाल करके एक नई हकीकत बनाने में है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मृत्युवन जरूर होता है, चाहे वो कोई बड़ा कर्ज हो, एक ऐसी नौकरी हो जिसमें मन ना लगता हो, या कोई ऐसी सोच जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हो। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हम भी अपनी उस सबसे बड़ी मजबूरी को, अपनी उस सबसे बड़ी सीमा को 5 साल की एक मजबूत योजना में बदलकर अपना एक नया साम्राज्य बना सकते हैं?